श्राप या षड्यंत्र, तेरे प्यार के साए में बीते ये जिंदगी, भाग दो। यह कल्याणी देवी की आस्था का ही तो प्रभाव था कि वह बिना थके, बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरी रात हाथ जोड़े ईश्वर के सम्मुख बैठी रही। उसके मन में केवल एक ही धुन सवार थी, अपने बेटे राहुल की हस्तरेखाओं से उस अकाल मृत्यु के काले साए को हमेशा के लिए मिटा देना। उन्होंने अमर की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, अमर तुम चलो, मैं बस अभी आती हूँ। अमर ने अपनी आंखें झुका ली और कृतज्ञ भरे स्वर में बोला, जी मालकिन, जैसा आपको ठीक लगे। अमर ने वहां से जाने के लिए अभी कदम बढ़ाया ही था कि सामने से आते राहुल को देखकर उसके पैर वहीं के वहीं ठिठक गए। राहुल का चेहरा बेहद गंभीर लग रहा था। उसके माथे पर पड़ी सलवटें बता रही थी कि वह किसी खास मकसद से यहाँ आ रहा है। उसे अपनी ओर आता देख अमर के माथे पर पसीना आ गया। उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई। कहीं राहुल को मेरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। वह मन ही मन बड़बड़ाया। राहुल अमर के पास आकर रुका और गंभीर स्वर में पूछा, अंकल जी, माँ कहाँ है? अमर के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और वह अपने ही ख्यालों के जाल में उलझा हुआ था। अमर को इस तरह खोया देख राहुल ने दोबारा पूछा, अंकल जी, आप इतना क्या सोच रहे हैं? बताइए ना, माँ कहाँ है? अमर ने अपने डर को छुपाते हुए पूछा, बेटा, क्या आपको मालकिन से कोई खास काम था? राहुल ने एक गहरी सांस ली और संजीदगी भरे स्वर में बोला, नहीं, कुछ खास नहीं। दरअसल अंकल जी, वो मैं कह रहा था, यदि आप और माँ कहे तो क्या मैं शादी से पहले एक बार रिया से मिल सकता हूँ? राहुल के स्वर में एक आग्रह था। तभी पीछे से कल्याणी देवी ने मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर कदम रखा और कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं? देखो ना अमर जी, मैं तो इसे कब से कह रही थी कि एक बार रिया से जाकर मिल ले, पर इसे अपने ऑफिस और फाइलों से फुर्सत मिले तब ना। कल्याणी ने राहुल की ओर देखते हुए प्यार भरा तंज कसा, जिसे सुनकर अमर की जान में जान आई। कल्याणी देवी के चेहरे पर एक अस्वस्थ कर देने वाली मुस्कान तैर गई। उन्होंने अमर की ओर देखा और बड़े ही उत्साह में बोले, अमर जी, तो अब देर किस बात की है? मिलाइए रिया को फोन और उसे गोल्ड कैफे आने के लिए कहिए। आखिर बच्चों को भी तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलना चाहिए। अमर ने कल्याणी देवी की हाँ में हाँ मिलाते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, जी, जी मालकिन, मैं अभी फोन करता हूँ। अमर ने अपनी जेब से फोन निकाला और रिया का नंबर डायल किया। वह रिया से बात करने के लिए कल्याणी और राहुल से थोड़ा दूर एक सुनसान कोने में चला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं रिया फोन पर कुछ ऐसा न बोल दे जिससे उसका सारा खेल बिगड़ जाए। वह दबे स्वर में रिया को निर्देश देने के बाद वापस लौटा। उसने अपना सिर झुकाकर और आवाज में वही पुराना सामान भरते हुए कहा, मालकिन, रिया से बात हो गई है, वह गोल्ड कैफे पहुंच जाएगी। राहुल ने अपनी घड़ी की ओर देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। उसने अपनी माँ की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा,
ठीक है माँ, मैं शाम को ऑफिस से लौटते वक्त रिया से मिलता आऊंगा। यह कहकर राहुल ऑफिस के लिए निकल गया। अगला दृश्य गोल्ड कैफे। 1 घंटा बीतने को आया था, पर रिया का अभी तक कहीं कोई अता पता नहीं था। रात के 8 बज चुके थे और गोल्ड कैफे अपनी रंग बिरंगी लाइटों और संगीत की सुरीली धुनों से सराबोर था। राहुल एक सजी हुई मेज पर बैठा अब तक 2 ब्लैक कॉफी खत्म कर चुका था। कभी वह अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयों की ओर देखता, तो कभी उस सोने गलियारे की ओर जहां से रिया आने वाली थी। उसने झुंझलाकर अपने माथे को सहलाया और बुदबुदाया, उफ, क्या मुसीबत है। कोई इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है। तभी उसकी नज़र मेज पर रखी उस फाइल पर पड़ी जो उसकी सेक्रेटरी इशिता ने चेक करने के लिए दी थी। उसने अपने हाथ में फाइल उठाई ही थी कि तभी कट करती हाई हील की आवाज से पूरा कैफे गूंज उठा। राहुल ने फाइल से ध्यान हटाकर सामने देखा। लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस पहने रिया अपनी अदाएं बिखेरती हुई उसकी ओर चली आ रही थी। कैफे में बैठे कई युवक अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखने के लिए मजबूर हो गए थे। राहुल भी कुछ पलों के लिए उसे देखता ही रह गया। उस लॉन्ग रेड ड्रेस में वह भला की खूबसूरत लग रही थी। रिया ने भी राहुल को जब नजर उठाकर देखा, वह ग्रे ब्लेजर और सफेद शर्ट में बेहद हैंडसम लग रहा था। वह राहुल के पास आई और बड़े बेफिक्र अंदाज में बोली, लगता है मैंने आपको कुछ ज्यादा ही इंतजार करा दिया। राहुल अपनी कुर्सी से उठा और शिष्टाचार के नाते रिया की कुर्सी पीछे खींचते हुए बैठने का इशारा किया। उसने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, पूरा 1 घंटा होने को आया है। राहुल की बात सुन रिया ने दांतों तले जीभ दबाई और शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, ओहो, तो क्या आप 1 घंटे से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। राहुल ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ। खैर छोड़िए, बताइए आप क्या लेंगे। रिया ने मेज पर 2 ब्लैक कॉफी के खाली कपों की ओर देखकर नाक सिकोड़ी और कहा, ब्लैक कॉफी छोड़कर कुछ भी चलेगा। राहुल ने वेटर को बुलाया और एक स्ट्रॉबेरी जूस का ऑर्डर दिया। रिया ने बीच में ही टोकते हुए कहा, भैया, जूस बिना मसाले वाला होना चाहिए। इसके बाद उसने फोन उठाया और सोशल मीडिया पर अपनी नई फोटो के कमेंट्स पढ़ने लगी। उसे कमेंट्स पढ़ता देख राहुल की तोड़ियां चढ़ गई। उसने थोड़े गंभीर स्वर में पूछा, लगता है आपको सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। रिया अपनी बेफिक्री में चहकते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, जब तक मैं दिन में 2-4 पोस्ट न डालूं मुझे सुकून ही नहीं मिलता। रिया की बात सुन राहुल ने अजीब सा मुंह बनाया और फाइल के पन्ने पलटता हुआ बोला, ओह अच्छा। रिया ने जूस का एक घूंट लिया और राहुल की ओर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको भी सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करनी पसंद है। राहुल के माथे की तोड़ी अभी भी चढ़ी हुई थी।
उसने फाइल से नजरें हटाए बिना एक रूखा सा जवाब दिया। मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है। मेरे लिए तो यह सब समय की बर्बादी है। राहुल का जवाब सुन रिया का चेहरा उतर गया और वह कुछ समय के लिए चुप रही। पर उसने एक बार फिर से राहुल से बात करने की कोशिश करते हुए पूछा, आपको घूमना तो पसंद होगा? राहुल ने फिर से वही संक्षिप्त जवाब दिया, नहीं। रिया जो भी पूछती, राहुल हाँ, या नहीं में जवाब देता। वह रिया के वहां होने के बावजूद भी पूरी तरह से मेज पर रखी अपनी फाइल में खो गया था। उसे इस तरह फाइल में खोया देख रिया का पारा चढ़ गया। वह मन ही मन बड़बड़ाई, यह यहाँ ऑफिस का काम करने आया था या मुझसे मिलने? पापा ने मुझे कहाँ फंसा दिया? यह तो किसी रोबोट मशीन की तरह लग रहा है। अगर मेरी पढ़ाई कल्याणी फाउंडेशन ने ना कराई होती तो मैं इस बोरिंग इंसान से कभी भी शादी नहीं करती। वह होठों ही होठों में बड़बड़ाई, सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है और ये महाशय है कि अभी भी इस सड़ी सी फाइल में घुसे हुए हैं। राहुल ने रिया के होठों की फड़फड़ाहट सुनी तो अचानक ही अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। रिया के होठ अभी भी गुस्से में फड़फड़ा रहे थे। राहुल ने उस पर एक ठंडी नजर डाली और पूछा, क्या तुम्हें खुद से बातें करने की भी आदत है? रिया ने नाराजगी जताते हुए कहा, अभी तक तो नहीं, पर मुझे लग रहा है आपको मुझसे बातें करने से ज्यादा इस फाइल को देखना ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा यहाँ बैठकर बोर होने से तो अच्छा ही है कि मैं खुद से ही बातें कर लूं। उसके यह प्यारी सी बड़बड़ाहट और नाराजगी देख राहुल के होठों पर पहली बार एक हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान तैर गई। उसने रिया के उदास चेहरे की ओर देखा और फाइल को एक तरफ रखते हुए कहा, वैसे तुम इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही हो। राहुल के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही रिया का सारा गुस्सा तो जैसे 9 तो 11 ही हो गया था। उसने शर्माकर अपने बालों की कुछ लटों को कान के पीछे किया और थोड़ा लज्जाते हुए बोली, आप भी काफी हैंडसम लग रहे हैं। राहुल ने मुस्कुराकर अपनी आंखों से जूस के गिलास की तरफ इशारा किया, अब इसे जल्दी से खत्म करो, हमें यहाँ से निकलना भी है। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन कल्याणी देवी का था। हाँ माँ, राहुल ने फोन उठाकर कहा। कल्याणी ने दूसरी तरफ से कहा, बेटा रिया से कह देना कल मैंने घर पर कुछ ज्वेलर्स बुलाए हैं, तुम दोनों की रिंग सेरेमनी के लिए अंगूठियां पसंद करनी है। और हाँ, कल तुम भी ऑफिस का काम घर से ही कर लेना और रिया को भी समय पर कल्याणी मैंशन पहुंचने के लिए कह देना। राहुल ने अपनी माँ का आदेश मानते हुए कहा, जी माँ, जैसा आप कहें। उसने रिया की ओर देखा और थोड़ा सख्त स्वर में कहा, माँ ने आपको कल घर बुलाया है, पर आज की तरह लेट मत हो जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को इंतजार करना पड़े। रिया ने राहुल की बात सुनकर अपना कंधा उचकाया और बेफिक्र अंदाज में कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, और कुर्सी से उठते हुए बोला, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। रिया ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे वह किसी
कैद से छूटने वाली हो। कैफे के बाहर आते ही उसने राहत की सांस ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे राहुल की खामोशी ने रिया की चंचलता को कुछ समय के लिए कैद कर लिया था। पर क्या कल रिया समय की पाबंदी और राहुल के अनुशासन के बीच तालमेल बिठा पाएगी, या उसकी एक और देरी कल्याणी मैंसन में किसी नए तूफान को जन्म देगी? जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रोमांटिक स्टोरीज O5 को।